हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 20 से लेकर 23 तक की। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। सबसे बड़ा सम्मान कुवैत का कौन सा है? कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है पीएम मोदी को। यह पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मुबारक अल कबीर ऑर्डर कुवैत का एक विशेष नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान आमतौर पर किसी देश के प्रमुख, विदेशी शासकों और राज परिवार के सदस्यों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का खाड़ी देश कुवैत की राजकीय यात्रा के दौरान वहां भव्य स्वागत किया गया तथा आज कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कुवैत के अमीर शेख मशेल अल अहमद अल जबर अल सबा भी मौजूद रहे। कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को खाड़ी देश की राजकीय यात्रा के दौरान आज दूसरे दिन कुवैत में भव्य औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के बयान पैलेस में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह के दौरान कुवैत के अमीर शेख मशेल अल अहमद अल जबर अल सबा भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के बयान पैलेस पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कितनी बार बताएगा? पीएम मोदी कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में लेंगे भाग। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के सीबीसीआई सेंटर में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी कार्डिनल और बिशप सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी 23 दिसंबर को शाम 6:30 बजे नई दिल्ली स्थित सीबीसीआई सेंटर परिसर में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। वह ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिनमें कार्डिनल, बिशप और चर्च के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और यह संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। जर्मनी क्रिसमस बाजार हमले में घायल लोगों में 7 भारतीय भी नागरिकों के संपर्क में दूतावास। जर्मनी के एक शहर मैग्डेबर्ग में बेकाबू कार के हमले में घायल हुए लोगों में 7 भारतीय नागरिक भी हैं। भारतीय नागरिकों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो घायल हुए सभी लोगों के संपर्क में है। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुई इस हमले की निंदा की। है। भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम जर्मनी के मैग्डेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए भयानक और संवेदनहीन हमले की निंदा करते हैं। कई बहुमूल्य जानें चली गईं और कई घायल हो गए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। बयान में कहा गया है कि उनका मिशन घायल भारतीयों और उनके परिवारों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। जीएसटी काउंसिलिंग में फोर्टिफाइड राइस पर जीएसटी को घटाकर 5% तथा और जीन थेरेपी को टैक्स से बाहर रखने की सिफारिश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज शनिवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक आयोजित हुई। काउंसिलिंग ने फोर्टिफाइड राइस कर्नल पर जीएसटी की दर घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। वहीं जीन थेरेपी और थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में योगदान को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त करने की सिफारिश की गई। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि वाउचर से जुड़े लेन देन पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हें ना तो वस्तु माना गया है और ना ही सेवा। वाउचर से जुड़े नियमों को और आसान बनाने की योजना भी बनाई गई है। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं बैंकिंग को सरल बनाने के लिए काउंसिल ने फैसला लिया है कि लोन की शर्तों का पालन न करने पर बैंक और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी नहीं लेने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा केवल जुर्माने से संबंधित अपीलों के लिए जमा राशि पर 25% से घटाकर 10% रखने का प्रस्ताव रखा गया है।
कुछ वस्तुओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग होने वाले सामानों पर टैक्स छूट को बढ़ाने की योजना है। उदाहरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों में मुफ्त वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य सामग्री पर 5% की रियायती जीएसटी दर जारी रहेगी। पॉपकॉर्न और काली मिर्च जैसे उत्पादों पर टैक्स वर्गीकरण को लेकर चल रहे विवादों को भी सुलझा लिया गया है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 10 सालों में 50 से बढ़कर 9,000 हुई। जितेंद्र सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री क्रमिक जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़कर 50 से लगभग 9,000 हो गई है। उन्होंने इस वृद्धि को देश की जैव अर्थव्यवस्था में हुए शानदार बदलाव का नतीजा बताया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 बिलियन की थी, जो 2024 में बढ़कर $130 बिलियन से अधिक हो गई। यह उद्योग 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थिरता सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक समय था जब भारत को जलवायु और हरित मुद्दों पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में COP 26 में 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन और गहरे समुद्र मिशन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक सूरत और नीलगिरी जहाज। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में और इजाफा करते हुए 2 अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत और नीलगिरी अपने बेड़े में शामिल किए हैं। ये दोनों जहाज आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं और पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करने में सक्षम है। सूरत भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रृंखला का चौथा और आखिरी जहाज है। इससे पहले इसी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम, मोरमोगुआ, इम्फाल जैसे जहाज नौसेना में शामिल हो चुके हैं। लगभग 7,400 टन वजनी और 164 मीटर लंबाई वाला सूरत सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है। यह भारतीय नौसेना का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम युद्धपोत है, जो इसकी परिचालन क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। परीक्षणों के दौरान सूरत ने 56 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त की है। कैबिनेट कोपरा के लिए MSP बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। केंद्र सरकार ने 2025 सीजन के लिए नारियल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए MSP 11,582 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 12,100 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। अभी हाल ही में किसमें वृद्धि की गई है? MSP में कोपरा में कितनी? 12,100 रुपये प्रति क्विंटल। वित्त मंत्री ने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के सिलसिले में बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विधानसभा सहित के मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श। वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित इस बैठक में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विधानसभा सहित के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में इन लोगों ने लिया हिस्सा। मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आर्थिक मामलों एवं व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। देश में कुल EV चार्जर की संख्या 25,000 के पार। कर्नाटक 5,765 चार्जिंग स्टेशन के साथ पहले स्थान पर है। देश में जहां
एक ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ा रही है। भारत में अब तक इंस्टॉल हुए पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जर की संख्या 25,000 को पार कर गई। कर्नाटक 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर। सरकार द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी में बताया गया कि देश में पब्लिक ईवी चार्जर की कुल संख्या 25,202 है। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि कर्नाटक 5,765 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 स्टेशनों के दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,979 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना। भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। 29 सितंबर 2024 को मंत्रालय ने ईवी अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना को नोटिफाई किया था। इस योजना में 2 साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपए ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए रखे गए हैं। भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा, सेना के लिए खरीदे जाएंगे 100 और K9 ब्रश टैंक। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीय सेना के लिए लर्सन टर्बो LNT के साथ 7,629 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह सौदा 100 स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन के 9 ब्रज टैंक खरीदने के लिए किया गया है। सेना के पास पहले ही इस तरह के 100 टैंक हैं। अब यह सौदा भारतीय सेना की मारक क्षमता दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 100 स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन K9 ब्रज टैंक का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के K9 ब्रज टैंक ब्रज टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध की कुल लागत 7,628.70 करोड़ रुपए है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और LNT के प्रतिनिधियों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 100 के 9 ब्रश टैंक की खरीद से भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सेना की समग्र परिचालन तत्परता बढ़ेगी। यह बहुमुखी तोप अपनी क्रॉस कंट्री गतिशीलता के साथ भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे सटीकता के साथ गहराई से हमला करना संभव होगा। इसकी घातक मारक क्षमता सभी इलाकों में तोपखाने की क्षमता को बढ़ाएगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह तोप उच्च सटीकता और उच्च दर के साथ लंबी दूरी तक घातक फायर करने में सक्षम है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शून्य तापमान में भी यह टैंक अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम होंगे। रक्षा मंत्रालय का गुजरात के पोरबंदर में बड़ा रोड शो। देश के पहले अपतटीय क्षेत्र खनिज ब्लॉक होगी नीलामी। खान मंत्रालय शनिवार को गुजरात के पोरबंदर में बड़ा रोड शो करेगा। इसमें देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी की झांकी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी। ई नीलामी के इस चरण में कुल 13 खनिज ब्लॉक शामिल हैं। खनन, सीमेंट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियां होंगी शामिल। खान मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक कार्यक्रम की अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव VL कांथा राव करेंगे। गुजरात के भूविज्ञान और खान आयुक्त धवल पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा उद्योग जगत के नेता इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही खनन, सीमेंट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के इसमें भाग लेने की संभावना है, जो इस परिवर्तनकारी अवसर में बढ़ती रुचि को दिखाता है। रोड शो में क्या होगा असर? मंत्रालय ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपतटीय ब्लॉकों की खनिज क्षमता पर तकनीकी प्रस्तुति देगा। रोड शो में SBI कैपिटल मार्केट्स, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की तरफ से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वहीं SBI कैपिटल मार्केट्स नीलामी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करेगा, जिसमें समय सीमा, निविदा और भागीदारी की शर्तें शामिल होंगी। साथ ही मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड निर्बाध और पारदर्शी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करने वाले उन्नत ई नीलामी प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर दिया बल। नई दिल्ली के विज्ञान भवन NXC में 19 दिसंबर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सुभद्र गुप्ता ने
खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग मशीनरी क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बातचीत की अध्यक्षता की। इस बातचीत ने उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक का मुकाबला करने के उद्देश्य से चर्चा करने और व्यवहारिक समाधानों की पहचान करने को एक सार्थक मंच प्रदान किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाएं। उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण को गति देने में उपकरण और मशीनरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, भारत में निर्मित मशीनरी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को पहचानने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। बातचीत में भारत में बड़े और छोटे दोनों तरह के निर्माताओं को समर्थन देने के लिए प्रमुख अवसरों, गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता, नियामक आवश्यकताओं आदि पर जोर दिया गया। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जो अगले मार्च में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भी करेगा। अगले साल पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगी। भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ने गुरुवार 19 दिसंबर को इसकी घोषणा की। प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप दुनिया की सबसे बड़ी एकल पैरा खेल प्रतियोगिता 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली 2025 चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और दोहा 2015, दुबई 2019 और कोबे 2024 के बाद चौथी बार एशिया में इसकी मेजबानी की जाएगी। इसके अलावा WPA ने घोषणा की कि नई दिल्ली अगले साल पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भी करेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च तक होने वाला यह आयोजन प्रशंसकों को विश्व चैंपियनशिप से पहले पैरा एथलेटिक्स के रोमांच का अनुभव करने का एक प्रारंभिक अवसर देगा। भारत के रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश, 63% का जबरदस्त उछाल। रिपोर्ट सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस फ्लो को लेकर 2022 की तुलना में 2023 में 63% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 30,255 करोड़ रुपए $3.66 बिलियन के स्तर को छू गई है। प्रोजेक्ट फाइनेंस लैंडिंग में वृद्धि 2024 में कोयला बनाम नवीकरणीय ऊर्जा निवेश शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस लैंडिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष नए कोयला बिजली प्रोजेक्ट को कोई फाइनेंस लैंडिंग नहीं दी गई है। हालांकि कोयला बिजली और खनन कंपनियों की कॉरपोरेट फाइनेंस लैंडिंग कुल $3 बिलियन थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने कैनरा बैंक के साथ किया करार। किसने? टाटा पावर ने कैनरा बैंक के साथ जुड़ा है। किस लिए? पीएम सूर्य बिजली योजना के लिए। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने शुक्रवार को कैनरा बैंक के साथ करार का ऐलान किया। इसका उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाना है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य पीएम सूर्य घर स्कीम में लोगों को फाइनेंस के विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे इस योजना को किफ़ायती बनाया जा सके। इस स्कीम के तहत 3 किलोवाट क्षमता तक के सौर सिस्टम के 2 लाख रुपए का लोन ऑफर किया जा सकता है। यहाँ 10% मार्जिन मनी की आवश्यकता होगी। बिना कुछ गिरवी रखकर लिए गए इस लोन पर 7% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और इस लोन की अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक होगी। वहीं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सौर सिस्टम के लिए इस स्कीम के तहत 6 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 20% मार्जिन मनी की आवश्यकता होगी। यह लोन कोलेट्रल फ्री होगा। इस राशि पर 10% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। इस लोन की अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक की होगी। TPREL के CEO और प्रबंध निदेशक दीपेश नंदा ने कहा कि यह पहल भारत में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत किफ़ायती फाइनेंस विकल्पों की पेश करके
हमारा लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा समाधान पहुंचाना, एक स्थायी ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और भारत के रिन्यूएबल उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, भारत पर्यटन विकास सूचांक में 39वें स्थान पर। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों की रैंकिंग में 39वां स्थान हासिल किया है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हालांकि 2021 में भारत 54वें स्थान पर था, लेकिन नई मेथडोलॉजी के तहत इसे 38वें स्थान पर एडजस्ट कर दिया गया था। गौरतलब है कि भारत सरकार स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विकास कर रही है। इसके अलावा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए लॉन्च किए गए एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर किफ़ायती चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है और देश के डॉक्टर इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भारत विश्व मंच पर किफ़ायती चिकित्सा पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और इस विकास में डॉक्टरों की प्रमुख भूमिका है। अन्य देशों से लोग यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भारत आते हैं। एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक जेपीसी को भेजा गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज शुक्रवार लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच एक देश एक चुनाव से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। कौन सा है? एक देश एक चुनाव 129वां कौन सा है? एक देश एक चुनाव। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर शोर शराबा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंच गए। इस दौरान सदन के नेता प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त कार्य समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। हंगामे के बीच प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर सदन की अनुमति प्रदान की गई। जेपीसी में 27 सदस्य हैं, इनमें 12 राज्यसभा से हैं। दिल्ली में पटाखों पर बैन। 2025 में पूरे साल भर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे दिल्ली वासी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल भर के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली वासी अगले साल यानी 2025 में पूरे साल भर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। 2025 में पूरे साल दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया है। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पटाखों पर बैन की जानकारी दी थी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा पटाखे फोड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया, दिल्ली में विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में गंभीर वायु प्रदूषण होता है और पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों का स्तर वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। दिल्ली के पूरे केंद्र शासित प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 19 के उपखंड 1 के तहत आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से की बात, क्रिसमस और अच्छे स्वास्थ्य की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बातचीत की। दोनों ने राष्ट्रमंडल, जलवायु कार्यवाही, स्थिरता सहित पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की। PM मोदी ने राजा चार्ल्स तृतीय के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कल बातचीत के दौरान PM मोदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का स्मरण करते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों और समोआ में हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल सेनाध्यक्षों के सम्मेलन के बारे में आपस में उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत में जलवायु कार्यवाही और सहनीयता सहित परस्पर हित के
मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर चार्ल्स तृतीय के निरंतर समर्थन और पहल की सराहना की और उन्हें भारत द्वारा की जा रही कई पहल से अवगत कराया। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में भाग लिया और ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ बातचीत भी की। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी 39 सदस्यीय जेपीसी भर्तृहरि महताब समिति के अध्यक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में 39 सदस्य होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार राज्य जेपीसी के गठन की घोषणा की। इसमें लोकसभा के 27 जबकि राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह तय करना है कि देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। जेपीसी में लोकसभा के भर्तृहरि महताब अध्यक्ष, पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, परषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, विजयंत पांडा, संजय जायसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल कल्याण बनर्जी, टीएम सेवा गणपति, हरीश बालयोगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संभावी, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान, बालश्वरी बल्लभ नेनी को शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।